राधे राधे बच्चों। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आपके जो भी डाउट चल रहे थे उसका सेकंड लेक्चर। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है यासिर का। इसने पूछा है इन इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर। ठीक है, जहां पर एयर है। ठीक है, एक इंटरफेरेंस चैम्बर है जहां पे मैं इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहा हूं, वहां पर एयर है। ठीक है, नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मतलब वहां पर मैंने वैक्यूम भर दिया, वहां पे मैंने वैक्यूम भर दिया। इसका मतलब मीडियम में चेंज आया। जब मैंने यहाँ पे वैक्यूम भर दिया तो आया चेंज इन मीडियम। और अगर मीडियम में चेंज आया एंड इफ द सेम लाइट इज यूज्ड, अ केयरफुल ऑब्जर्वर विल सी व्हाट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एयर की जगह वैक्यूम लगाऊंगा तो फर्क आएगा म्यू का। पहले तो मुझे बताओ इंटरफेरेंस में होता क्या है। इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ बनती है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाय डी। ये लैम्डा है, ये डी है, ये डी है। मैंने ना स्मॉल डी चेंज किया, ना स्लिट का साइज चेंज किया, ना स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज किया। मैंने सिर्फ म्यू चेंज किया है। अब याद करो, म्यू के साथ एक रिलेशन था वेवलेंथ का इनवर्स। तुमने क्या किया? म्यू एयर था पहले और अब म्यू वैक्यूम है जो कम है उससे। अब जो वेवलेंथ एयर है उससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगा वैक्यूम का। एक बात, इनवर्स रिलेशन का मतलब यही होता है। इसी हिसाब से जो बीटा था आपका एयर का, एयर में था जो फ्रिंज विड्थ, अब उससे ज्यादा हो जाएगा वैक्यूम चैम्बर में। लेकिन इंटरफेरेंस तो बनेगा, इंटरफेरेंस बनेगा। और उसके फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगा बता दिया, वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा बता दिया। उसने एक जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने और सारी चीजें बता दी। इसको चेक कर लेना, क्वेश्चन और कुछ भी बना के आ सकता है, बस यहां पर म्यू चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन भी यासिर का है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन इंटरफेरेंस पैटर्न हैज मैक्सिमा दैट आर ऑल इक्वली ब्राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो मैक्सिमा होते हैं उसके अंदर इंटेंसिटी इक्वल रहती है। एंड बैंड आर लार्ज इन नंबर। हाँ बैंड बहुत सारे आते हैं, डिफ्रैक्शन में बैंड कम आते हैं, 3 तक ही जा पाते हैं। इन कंपैरिजन टू द डिफ्रैक्शन दैट हैज द मैक्सिमा ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड फ्यूअर इन नंबर। हाँ मैक्सिमा से धीरे धीरे डिक्रीज करते रहते हैं और कम नंबर में होते हैं, ज्यादातर 3 के आसपास तक ले लो आप, क्योंकि वहां पर जीपी लगती है। आगे रीजन, जो डिक्रीज हो रहा होता है ना, तो 1, 3, 27, 81, तो 1/81 बहुत छोटा हो जाता है, दिखता ही नहीं है। तो रीजन क्या है? मैं इंटेंसिटी के बारे में बता रहा था बेटा। रीजन इसका क्या है? इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ 2 डिफरेंट वेव फ्रंट्स। जी बिल्कुल। वेयर एज डिफ्रैक्शन इज रिजल्ट इन सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ, क्योंकि उसमें एक ही स्लिट होती है। हाँ असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है बेटा। इसका ऑप्शन होगा ए। असर्शन भी ठीक है यासिर और रीजन भी ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी सैंड वेव्स विच इंटरफेयर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा पहले तो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब समझो। मैक्सिमम इंटेंसिटी जुड़ती है, उसे हम कहते हैं आई मैक्सिमम। नहीं दिखेगा वहां पे, ये यहां कर देता हूं। उसे कहते हैं हम आई मैक्सिमम। और मिनिमम इंटेंसिटी माइनस होती है, उसे हम कहते हैं आई मिनिमम। एक बात, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकाल लिया, द इंटेंसिटी ऑफ सोर्सेज आर। अच्छा इंटेंसिटी की रेशियो निकालो, पहले इसको समझ लो। तो ये है आपकी 25:1। ठीक है, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम। मैं इसके साथ आपको एम्पलीट्यूड का भी दे दूं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम, ये स्क्वायर में चलते हैं बेटा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको याद रख लेना बस। ऐसी विड्थ का भी होता है, विड्थ मैक्सिमम, विड्थ मिनिमम आ सकता है मतलब। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में डाल देना। अभी जो हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, ये है 21:1। ठीक है, अब एक काम करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। √I1 प्लस √I2 इज इक्वल्स टू 25 √I2 माइनस √I1। ठीक, अब आपको 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, अब I2 और I1 की रेशियो निकाल लो। अब तो गणित लगानी है आपको। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है? हाँ। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन थिन लेंस एज शोन। अच्छा जी, एक पैरेलल बीम लाइट इंसिडेंट करती है इस पे, ये थिन लेंस जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर पैरेलल बीम यहां पर इंसिडेंट करेगी तो वो आगे जाके अपने फोकस पे मिलेगी, फोकस पे, तो ये आपकी फोकल लेंथ होगी। जी बिल्कुल, और यही फोकल लेंथ आपकी इमेज डिस्टेंस होगी, फाइनल इमेज, ठीक है। तो मैं इसको V2 कह रहा हूं। अब मैं कहता हूं यहां से जो चीज चली वो था U1, इन्फिनिटी है तो इसका मतलब दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है इसलिए इनफाइनाइट है। जैसी वो यहां पर मुड़ी तो वो बन गया V1, फिर दोबारा मुड़ी, मैं और कोई मार्कर लेता हूं, तो बन गया V2, यहां तक मिलाना है V2, तो V2 ही F2 है, पहले इस बात को समझ लो। दूसरी बात, अब यहां पे आपको सरफेस के फॉर्मूले लगाने हैं। फर्स्ट सरफेस की बात करने जा रहा हूं मैं आपसे। फर्स्ट सरफेस पे μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इंफिनिटी है, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय R दोनों के सेम है, ये तो कोई लिखा हुआ, R दोनों के सेम है। मेरी बात सुनो, कितना आसान है इस फॉर्मूले को याद रखना। μ2 सेकंड में है तो उसी के बटे में जो वहां पर बनेगी इमेज, μ1 पहले है तो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से याद कर लो। सेकंड सरफेस की बात करूं तो अब μ3 जहां पर फाइनल इमेज बनेगी, ये पहली इमेज थी μ1 माइनस μ2 बाय जो पहली इसके लिए जो इमेज थी वो उस वाले का इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो उस वाले का इमेज है। यहां जो ऑब्जेक्ट है और यहां जो इमेज है, अगले वाले के लिए जो इमेज बनेगी उसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा U, सॉरी V, ठीक है, बन गया हमारे पास सारा काम। अब एक काम करो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, पहले इसको U3 माइनस U2 बाय R, इसको दे दो इक्वेशन 2। जरा इस बात को समझो, मिट जा, ठीक है, फिर दोबारा समझेंगे। पहली सरफेस में μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय इंफिनिटी, μ2 माइनस μ1 बाय R, ये इमेज का मीडियम, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का मीडियम, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। पहले वाले की इमेज बन गई दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट और एक नई इमेज आ गई V2, V2 हमारी फाइनल इमेज है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कट रहा है, बचता क्या है, μ3 बाय V2, और ये तो जीरो है ही, ये आपका जीरो है, इंफिनिटी है ना बटे में, और यहां पर क्या बचता है, R ले लो कॉमन, μ2 कटता दिख रहा है मेरे को, μ3 माइनस μ1, अच्छा तो यहां से V2 कितना आ गया, μ3 मल्टीप्लाई में R डिवाइड बाय μ3 माइनस μ1, और यही है आपका F। मैंने बताया था स्टार्टिंग में V2 ही आपका फोकस है और उसने तुमसे फोकस ही मांगा होगा। चेक कर लेता हूं मैं, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम, आसान है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है सीहम का, ने केस स्टडी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 34, एक लेंस दिखाई दे रहा है मेरे को यहां पे, ये रहा, अरे मार्कर, पेंसिल बंद हो गई बेटा, पेंसिल रुक गई थी बीच में, एक बार ध्यान देना फिर से। वो कहता है ये हमें लेंस दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिख रहा है। इस लेंस को देखो, इस लेंस के अंदर एक की जगह दो मीडियम दिख रहे हैं। मैंने आपको बता रखा है जितने मीडियम उतने ही उसके फोकस हो जाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r, ये तो दोनों के सेम है, r माइनस 1/-r। तो म्यू अगर अलग होंगे, जितने म्यू उतने फोकस, उतनी इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट AB इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ composite complex lens as shown in figure
विल द लेंस प्रोड्यूस इमेज, क्या इमेज प्रोड्यूस करेगा? आंसर है यस, लेंस इमेज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक से ज्यादा इमेज प्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्वेश्चन, अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। इफ द स्क्रीन इज रिमूव, स्क्रीन रिमूव हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में इमेज बनेगी। अब अगर आपको उसको देखना है तो हम ये लेंस ले रहे हैं, इस लेंस से एक इमेज बनने जा रही है, ये यहां से एक इमेज बनने जा रही है, यहां पे एक स्क्रीन थी जहां बनती थी। अगर इस कोन के, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस का कोन है, इसके पास अगर आप अपनी आंख रख दोगे तो इमेज बनेगी, आपकी आंख में बन जाएगी, उसको स्क्रीन आपका रेटिना मिल जाएगा। तो पूछे क्या इमेज बनेगी, तो तुम कहो हाँ बनेगी। कैसे बनेगी? हम उस जहां पर वो स्क्रीन थी उसकी जगह पर या उस कोन के बीच में कहीं पे भी अपने आप को सिचुएट कर दे तो हमारे को इमेज मिल जाएगी, स्क्रीन की जरूरत नहीं है। आगे आगे आगे, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, रेडियस सेम है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो क्या दिक्कत है? फाइंड करो रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर्मूला लगाओ, वही जो ही बताया था, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r, r निकालना है, ये 1.55 है, ये 1 अपॉन कितना है 20 है, क्वेश्चन हो गया। अभी r प्लस आर क्या हो जाएगा? 2/r। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, आगे चलते हैं। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ 15 and focal length 10 centimeter respectively are placed 10 place d distance apart। ऐसा है भैया, एक लेंस ऐसे एक लेंस ऐसे, उनके बीच में डिस्टेंस d दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यू भी दे रखा है आपको, इन फ्रंट ऑफ लेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ d सो दैट द रे इमर्ज फ्रॉम लेंस b इज पैरेलल। अच्छा सीधी हो जाए, पहले तो यहां एक फॉर्मूला लगाओ 1/f का, 1/f नेट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाय f1 f2, ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लाइट जो है वो पैरेलल हो गई है, सीधी हो गई है, सीधी तब होगी जब नेट फोर्स के इक्वल आएगी, ठीक है। तो जो हमारी फोकल लेंथ है, ठीक है, उसको हम देखेंगे यहां पर डी डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने पहला फॉर्मूला ये लगाया, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज, हाँ यू दे रखा है आपको, फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v। ये u आप, ये f आपका फाइनल है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v। ये v कितना है? ये तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो ये 1/u ही बन जाएगा आपका 1/30, और ये आपके दे रखे 1/, इसको चेक कर लेना बेटा, कोई बच्चा चेक करके बता देना एक बारी, न्यूमेरिकल है ना, तो एक बारी चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से ये होगा। चलिए आगे चलते हैं, सीएम के बाद बारी आती है मयंक के क्वेश्चन की। वो कहता है 600 नैनोमीटर है, 500 नैनोमीटर की दो वेवलेंथ है, जिसका मैं YSD करने के लिए यूज करता हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करता हूँ। द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm। अब मैं चीजें लिख रहा हूँ, एक वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, दूसरी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, जो छोटा डी है वो है 1 mm, जो बड़ा डी है वो है 0.60 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज, y इज इक्वल्स टू n लैम्डा d बाय डी फॉर लैम्डा 2 500 वाले के लिए। तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई में 500 10 की पावर -9 d, आसान क्वेश्चन है बेटा, इसने पता नहीं क्यों पूछा है, बाय 1 mm, 1 mm को 10 की पावर -3 मीटर, लो हो गया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आई होगी, थोड़ा दिख नहीं रहा, चेक कर लो,
द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। अच्छा, क्या लीस्ट डिस्टेंस होगा जहां पर दोनों के ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगे। अब एक बात सुनो, दोनों के ब्राइट फ्रिंज जहां कोइंसाइड करेंगे आप ये लिख सकते हो, वहां पर y1 इक्वल्स टू होगा y2 के। y1 का मतलब होता है n लैम्डा 1 डी बाई डी, और इस वाले का भी n लैम्डा 2 डी बाई डी कोइंसाइड करेगा, ये तो बराबर है, इसका ही फर्क है। तो वो कह रहा है लीस्ट डिस्टेंस, एक को n ले लो और एक को n+1 ले लो, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई में 1 की वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, अब नैनो को मत खोलना, नैनो तो कट जाएगा, n+1 500 नैनोमीटर। छोटा बहुत करना पड़ रहा है, इसको एक बार इधर कर देता हूँ बेटा, दिख नहीं रहा ये, अब दिखिएगा, ये लो, थोड़ी स्क्रीन की प्रॉब्लम है, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि वो मैं ही हूँ। क्या हो गया, सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं बेटा क्या हो गया, देखते। अब यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, 0 0 कट गए 500 के, दिख जा भाई, तो 6n, थोड़ा लैग कर रहा है सिस्टम, थोड़ा लैग कर रहा है बेटा, मैं इसको उठा के दूसरे पेज पे ले जा रहा हूँ, ये लो। जी, तो यहां पे ये कट गया, 6n इज इक्वल्स टू 5n+5, अब n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते, और जो एक n की वैल्यू दूसरे वाले की होगी n+1। आगे चलते, ये क्वेश्चन पूछता है प्रूव दैट एन आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर इन एसी सर्किट। अच्छा, पहले तो आप पावर का मतलब समझ लो, पावर होता है वी आई का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि वी आई कॉस फाई। मेरे को यहां पर आइडियल इंडक्टर के बारे में बात करने को कहा है, उसने ये नहीं कहा कि इतना पोटेंशियल होना चाहिए, इतना करंट होना चाहिए, तो मैं सारा काम इस पे करूंगा। तो पावर डिसिपेशन जीरो तभी हो सकता है जब कॉस 90 हो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तब पावर डिसिपेशन आपका जीरो हो सकता है। ऐसा करने के लिए मुझे V और I को परपेंडिकुलर रखना होगा। तो वो कहता है अगर मैं आइडियल इंडक्टर की बात करूं तो उसमें V और I परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उसमें पावर डिसिपेशन जीरो होता है। ये आपको पता भी होगा कि अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो उसमें करंट लैग करता है, तो आप कहोगे इन इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड बाय पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है इसलिए। अच्छा, ऐसा ही केस होता है कैपेसिटर के अंदर, लेकिन उसमें करंट लीड करता है, पावर डिसिपेशन उसमें भी जीरो आता है। अगला, इस क्वेश्चन को देखो, द करंट इन एलसीआर सर्किट एज शोन इन फिगर इज ऑब्जर्व टू लीड द वोल्टेज इन फेज, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज इन द सर्किट। अ कैपेसिटर सी नॉट, ठीक है, is approximately join the capacitor C. This result in making the current in the modified circuit, ठीक है, flow in the phase of the voltage this. Draw a diagram of modified circuit to obtain the expression for C naught with respect to omega L and C. थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो एक बार इसको। वो कहता है द करंट इन द LCR सर्किट शो इन फिगर, ठीक है, इज ऑब्जर्व टू लीड द वोल्टेज इन फेज, ठीक है। अब जरा इस बात को ध्यान दो, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, करंट लीड करता है तो आपका कैपेसिटर बड़ा होता है, वोल्टेज लीड करता है तो इंडक्टर बड़ा होता है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इंडक्टर बड़ा है, इंडक्टर,
कैपेसिटर से। एक बात ये कह सकते हो, इसका मतलब XL बड़ा है XC से, ये अभी शुरुआत हुई है। विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द सर्किट, ठीक है, अ कैपेसिटर C नॉट इज ज्वाइन टू कैपेसिटर C। अच्छा जी, तो उसका तरीका तो ये हो गया, लगा दिया कैपेसिटर C नॉट, चेक करो, इसके साथ पैरेलल लगा दिया, पैरेलल लगा दिया मतलब ये जुड़ के नया C बनाएगा। अब नया C जो होगा C डैश, वो होगा C प्लस C नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहता है दिस रिजल्ट इन मेकिंग द सर्किट इन मॉडिफाइड सर्किट फ्लो इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज। और कुछ अप्लाइड वोल्टेज, अगर इसका मतलब उसमें सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा इसको लगाने के बाद। रेजोनेंस के लिए XL बराबर होना चाहिए XC के लिए। XL का मतलब क्या होता है, ओमेगा L, वो बराबर होना चाहिए ओमेगा 1/ओमेगा C। C मॉडिफाई होकर C प्लस C नॉट बन गया, आ रहा है, दिख रहा है, C प्लस C नॉट बन गया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ओमेगा का स्क्वायर। हमें निकालना है, ड्रॉ लेवल डायग्राम बना दिया, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर C नॉट ओमेगा LC, बन गया ये रहा एक्सप्रेशन। सीधा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसने घुमा दिया इसको, ठीक है। आप चाहो तो इससे C नॉट का फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये लो ओमेगा स्क्वायर L इज इक्वल्स टू 1/C प्लस C नॉट, तो आगे जाके बन जाएगा C प्लस C नॉट इज इक्वल्स टू 1/L ओमेगा स्क्वायर। तो आप कह सकते हो C नॉट इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर L माइनस C। ये लो, यहाँ तक जाने की बस जरूरत नहीं है, हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका समाप्त। और डाउट भेजो और बना के भेजता हूँ वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।